आज बच्चों लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में से समझाती हूँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पढ़ना इसी में से ही पड़ता है ना एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आपको ये एक लाइन समझ में आ जाएगी ना, तो दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट, कंप्लीट डेटा ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशंस ऑफ अ सब्सटेंस in both gaseous and liquid state was obtained by थॉमस एंड्रयूज़ ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले किसने दिया? थॉमस एंड्रयूज़ ने। कौन सी गैस पे स्टडी किया था? कार्बन डाइऑक्साइड पे। और ये डेटा किसके बारे में है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप किसी भी सब्सटेंस का। कौन कौन सी स्टेट में? गैशियस और लिक्विड स्टेट में। ठीक है। ही प्लॉटेड आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर्स। उन्होंने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया आइसोथर्म्स का। आइसोथर्म्स क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किए गए। ओके। और पूरे उसमें टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखा गया, तो उसको उन्होंने आइसोथर्म बोला, जो ग्राफ मिला उनको। एट वेरियस टेम्परेचर, ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर्स पे किया है ना। टेम्परेचर ज़्यादा से स्टार्ट करके उस पर आइसोथर्म मिल गया उनको। उन्होंने देखा कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में क्या ग्राफ प्लॉट हो रहा है। उसके बाद वो टेम्परेचर कम करते गए और उनको अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस हुए। Later on, it was found that real gases behave in the same manner as carbon dioxide. इस पे तो कुछ समझाने वाला नहीं है। Andrews noticed that at high temperatures, isotherms look like that of an ideal gas. अब आप देखो बच्चों, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखो ग्राफ में, क्या आपको ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ मिलता है वैसा ही है ना? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ होना चाहिए 50 डिग्री पे, सेम वैसा ही ग्राफ मिल रहा है आपको आइडियल गैस जैसा। पर ये तो एक्सपेरिमेंट रियल गैस में है, तो हायर टेम्परेचर पे तो ये रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अच्छा, अब क्या हुआ? Andrews noticed that at higher temperature, isotherm looks like that of our ideal gas and the gas cannot be liquefied even at very high pressure. अब वो क्या है बच्चों? प्रेशर बहुत हाई करते गए, फिर भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाई टेम्परेचर पे गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो रही है। भाई आप सोचोगे ना, भाई हम इतना प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, गैस कंप्रेस हो रही है, हाँ, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, तो इसको लिक्विफाई हो जाना चाहिए। लेकिन क्या कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही? वो है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं आया। अभी आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए आपको लिक्विड फॉर्म में गैस नहीं मिल रही है। As the temperature is lowered, shape of the curve changes and data show considerable deviation from ideal behavior. अब आप नीचे आओ बच्चों, नीचे देखो टेम्परेचर जो है उन्होंने कम कर दिया, 31.1 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ प्लॉट किया। तो टेम्परेचर जब आप कम करते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो कर्व है वो चेंज होता जा रहा है, उसमें डेविएशन आ रहा है आइडियल गैस बिहेवियर से, है ना। अब एट 30.98 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स गैस अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ऑब्जर्व करो, ये 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रहा, ये है ना 73, ये रहा 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इस प्रेशर पर जो है वो गैस लिक्विड फॉर्म में मिल गई। कितना टेम्परेचर था? 30.98 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को उन्होंने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आपको गैस फॉर्म में ही मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगी। लेकिन इस टेम्परेचर के आते ही, और इतना प्रेशर भी इतना होना चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए प्रेशर, 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए बच्चों। आपको लग रहा होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस तो हमारे आसपास का टेम्परेचर भी है, तो फिर हमको जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं मिलती? तो उसका रीज़न ये है कि इसमें प्रेशर हमारे आसपास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसमें जो प्रेशर की कंडीशन है वो है 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपको गैस जो है वो लिक्विफाई होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पता लग गया। कार्बन डाइऑक्साइड का 30.98 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब उन्होंने देखा कि एक पॉइंट आया ई, उस समय जो वो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब ई के लेफ़्ट साइड में जो स्टीप लाइन जा रही है ना बच्चों ग्राफ की एच पॉइंट तक, ये आइसोथर्म है, क्रिटिकल टेम्परेचर का आइसोथर्म।
है ना। और इस पे जो लेफ्ट साइड में पूरी लिक्विड में चेंज हो चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसीलिए एकदम स्टीप ऊपर की तरफ ग्राफ गया है। क्यों? वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा ना, लिक्विड में वॉल्यूम में कहाँ चेंज होता है? आप प्रेशराइज करते जाओ, लिक्विड में कितना कंप्रेस होगा। ठीक है, अब इसके नीचे और टेम्परेचर लो करते हैं। At 73 atmospheric pressure, the carbon dioxide appears for the first time as temperature 30.9. First time, liquid carbon dioxide appears for the first time. The temperature 30.98 degree Celsius is called critical temperature TC of carbon dioxide. This हर गैस का अलग अलग होता है बच्चों का critical temperature. This is the highest temperature at which liquid carbon dioxide is observed. Above this temperature, it is gas. Volume of 1 mole of gas at critical temperature is called critical volume, है ना। किसी भी गैस का अगर 1 मोल गैस है तो उसका इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना भी वॉल्यूम होगा ना उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। एंड प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। जैसे इस टाइम इसका प्रेशर कितना है? 73 एटमॉस्फेरिक। द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर simply compresses the liquid carbon dioxide and the curve represents the compressibility of the liquid. समझ में आ गया आपको? इसके बाद और अगर आप वॉल्यूम कम करते जा रहे हो, कंप्रेस करते जा रहे हो, तो कंप्रेस तो नहीं होगा वो लिक्विड, बल्कि वो स्टीप उसके अंदर राइज हो जाएगा उस ग्राफ के अंदर। द स्टीप लाइन रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्म ऑफ लिक्विड। स्टीप लाइन ही बता रही है कि वो लिक्विड है। अगर गैस होता तो स्टीप थोड़ी आता ग्राफ। Even a slight compression results in steep rise in pressure, indicating very low compressibility of the liquid. ठीक है ना। आप कंप्रेस तो कर रहे हो, लेकिन जो लिक्विड है वो कहाँ कंप्रेस होने वाला है, और वो प्रेशर में आपको काफ़ी हाई इंक्रीज दिखाई देगा। Below 30.98 डिग्री सेल्सियस द बिहेवियर ऑफ द गैस ऑन कंप्रेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। अभी देखो आप ग्राफ को 21.5 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ से देखो ए पॉइंट से आप ऑब्जर्व करना शुरू करो। V1 है ना, वॉल्यूम इतना है गैस का। ये पूरा जो राइट साइड में है ना बच्चों, ये डोम शेप के राइट साइड में पूरी गैस है, और डोम शेप में जो है वो गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, और पूरा लेफ्ट साइड में ये पूरा लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो गैस है ए पॉइंट पे, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है 21.5 डिग्री सेल्सियस वाले आइसोथर्म का, और आपने धीरे धीरे कंप्रेस करना शुरू किया, तो कंप्रेस करते जा रहे हो, अब प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट बी आया 21.5 डिग्री सेल्सियस पे। पॉइंट बी आया जहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड फॉर्म में मिल गई। अब पहले देखो, आपको जब टेम्परेचर 30.98 था तो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिली थी। अभी देखो कम प्रेशर पे मिल गई है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत कम कर दिया ना। तो बी पे आपको लिक्विड मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बी से आप सी तक जब आप उसको कंप्रेस करे जा रहे हो तो वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। आपको प्रेशर में दिख रहा है, कांस्टेंट लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस है ना अभी फेस चेंज करने में लगी हुई है अपना, वो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। तो आप कंप्रेस करे जा रहे हो तो लिक्विड जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, वो प्रेशर नहीं बढ़ा रही है अपना, है ना। जितना भी आप कंप्रेस करे जा रहे हो वो अपना फेस चेंज कर रही है फ्रॉम गैस टू लिक्विड। लेकिन एक पॉइंट सी आता है जब वो पूरी लिक्विड में चेंज हो जाती है, और इक्विलिब्रियम से बाहर निकल के वो सीधा अब और कंप्रेस करोगे आप, और वॉल्यूम देखो कम कर रहे हो, तो सीधी एकदम स्टीप डी पॉइंट तक पहुंच गई, डी से। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब सी पर लिक्विड बन गया। आप उसका और कंप्रेस करोगे आप, तो लिक्विड तो कंप्रेस होने वाला नहीं है, वो प्रेशर बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि पीवी भी तो कांस्टेंट आना है ना, बॉयल्स का लॉ भी तो फॉलो करना है। अब at 21.5 degree Celsius, carbon dioxide remains as a gas only up to point B. At point B, liquid of a particular volume appears. Further compression does not change the pressure. Liquid and gaseous carbon dioxide coexist. And further application of pressure results in the condensation of more gas until the point C is reached. At point C, all the gas has been condensed, and further application of pressure merely compresses the liquid as shown by steep line.
है ना। मियरली कंप्रेसेस का मतलब है बहुत कम कंप्रेशन हो रहा है। लिक्विड्स का कंप्रेशन कहाँ होता है? अ स्लाइट कंप्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3 अप रिजल्ट्स इन स्टीप राइज इन प्रेशर फ्रॉम P2 टू P3, है ना। जब आपने जरा सा वॉल्यूम में कंप्रेस किया V2 से V3 तक तो आपको स्टीप राइज मिला। देखो P2 से P3 तक कितना प्रेशर कितना बढ़ गया, क्योंकि PV को तो कांस्टेंट आना है, इसलिए एक चीज़ में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो दूसरी चीज़ में ज़्यादा चेंज आएगा। बिलो 30.98 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर, each curve shows a similar trend, only length of the horizontal line increases at lower temperatures। ये देखो नीचे ये 13.1 डिग्री सेल्सियस पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ गई ना, इसका मतलब जो को एग्जिस्टेंस वाला फेज़ है ना वो बढ़ गया है गैस और लिक्विड के बीच में। लेकिन आपको बहुत, जब आपने टेम्परेचर कम किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि बहुत कम प्रेशर पे ही गैस लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गई। और एक लंबे टाइम तक जब आप कंप्रेस करते जाते हो तो बहुत लंबे टाइम तक आपको दोनों फेजेस मिलती हैं, लिक्विड और गैस। और उसके बाद फिर जो लिक्विड गैस जो है वो पूरी कम्प्लीटली लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब आप उसको और कंप्रेस करते हो तो वो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, लेकिन प्रेशर में बहुत स्टीप चेंज आता है। और वो प्रेशर देखो आप कितना बढ़ गया ये वाले आइसोथर्म के लिए 13.1 डिग्री सेल्सियस के लिए। वॉल्यूम में देखो कोई डिफरेंस नहीं आया है ना, एकदम सीधा जा रहा है ये, क्योंकि वो लिक्विड है। अब at critical point horizontal portion of the isotherm merges into one point। ये देखो पॉइंट ई पॉइंट जो है ना, इसमें ये क्रिटिकल टेम्परेचर का आइसोथर्म है। तो इसमें तो बेटा हॉरिजॉन्टल कोई पोर्शन है ही नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे ही पूरी गैस जो है वो ई पर ही पूरी लिक्विड में चेंज हो जाती है ना। तो ये डिफरेंस है नीचे लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर में आइसोथर्म पे, ये डिफरेंस है। हायर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे, और नीचे इसमें पॉइंट ही बस एक पॉइंट मिलता है, और नीचे जो है कि आपको एक अच्छी खासी लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, मतलब उसमें दोनों को एग्जिस्टेंस मिलता है दोनों फेजेस का। अब आता है दस वी सी दैट अ पॉइंट लाइक ए इन द फिगर रिप्रेजेंट्स गैशियस स्टेट। ये जो ए पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है गैशियस स्टेट को। ये ए है, एफ है, इस तरफ जितने भी हैं राइट साइड में ये पूरा गैशियस फेज है ना। फिर ए पॉइंट लाइक डी रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट, और ए पॉइंट की तरह ही एक डी पॉइंट है जो लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। देखो डी, ये रहा डी, देखा। तो ये बिल्कुल लेफ्ट में जो है ये सारा लिक्विड ही है, जो क्रिटिकल आइसोथर्म के नीचे जितना भी राइट लेफ्ट साइड में है ना, ये पूरा रीजन लिक्विड को ही शो कर रहा है। तो डी जो है पॉइंट वो लिक्विड को शो करता है। A point like D represents liquid state, and a point under the dome-shaped area represents existence of liquid and gaseous carbon dioxide in equilibrium. All the gases upon compression at constant temperature, isotherm compression, show the same behavior as shown by carbon dioxide. क्यों नहीं शो करेंगी भाई, सब रियल गैसेज हैं। Also about discussion shows that gases should be cooled बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन। वो तो क्लियर हो गया अभी कि वो टेम्परेचर आना ज़रूरी है, उसके ऊपर टेम्परेचर पे आप जितना भी कंप्रेस करो वो लिक्विफाई नहीं होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस फर्स्ट अकर्स। लिक्विफिकेशन ऑफ सो कॉल्ड परमानेंट गैसेज विच शो continuous positive deviation in Z value requires cooling as well as considerable compression। रियल गैसेस जो होते हैं ना उनको लिक्विड में चेंज करने के लिए कूलिंग भी करनी होती है और कंप्रेशन भी करना होता है, उनका वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा, तब आपको वो लिक्विफाई स्टेट में मिलेंगी। कंप्रेशन से क्या होता है, इट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स इन क्लोज विजिनिटी, एंड कूलिंग स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी होगी तो इधर उधर भागेंगे मॉलिक्यूल्स, तो फिर लिक्विफाई थोड़ी होंगे। Therefore, intermolecular interactions may hold the closely and slowly moving molecule together and the gas liquefies। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लगाया उसके ऊपर, उसको कंप्रेस किया, और साथ में जो टेम्परेचर है उसको भी क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले आए हो तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ गैस इनटू लिक्विड और अ लिक्विड इनटू गैस बाय अ प्रोसेस इन विच ऑलवेज अ सिंगल फेज इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 5.13
वी कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू एफ वर्टिकली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो बच्चों, पॉइंट ए है ये रहा, यहाँ से आप एफ तक जाना है। मान लो तो आपके पास गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप ए से एफ तक जाने का मीनिंग क्या है, ए में टेम्परेचर क्या है 21.5 डिग्री सेल्सियस, और एफ में क्या है, एफ बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाला ग्राफ है 31.1। तो ए से एफ पर जाने का मतलब है आपने टेम्परेचर को इतना राइज कर दिया है, ठीक है। 21.5 से 31.1 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया गैस का। ओके, तो आप कहाँ बिल्कुल स्टीपली पहुँच गए हो, आप ए से एफ तक। आप कंप्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो गैस का। पहले वो कम टेम्परेचर पे थी, अब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो एफ पॉइंट पे पहुँच गई गैस, है ना। अब क्या हुआ, टेम्परेचर आ गया 31.1 डिग्री सेल्सियस। अब क्या, द प्रेशर विल इंक्रीज नेचुरली। जब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया है तो कहाँ गया, move from point A to F vertically by increasing the temperature. Then we can reach the point G by compressing the gas at the constant temperature along this isotherm. अब इसी थर्म आइसोथर्म मतलब 31.1 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइसोथर्म है ग्रीन लाइन वाला, उससे आप F से डायरेक्ट पहुंच जाओ G तक। कैसे पहुंचोगे, कंप्रेस करो गैस को, है ना, टेम्परेचर बढ़ा के आप इसको कंप्रेस करो तो आप G पॉइंट तक पहुंच जाओगे डायरेक्ट, और कोई लिक्विड स्टेट नहीं मिलेगी क्योंकि अभी क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है आपका। तो सीधा आप गैशियस फॉर्म में जी पॉइंट तक पहुंच गए। अब जी पॉइंट तक पहुंच गए कंप्रेस करते हुए, तो अब क्या हुआ बच्चों, अब टेम्परेचर को कम कर दो, जी पॉइंट पे पहुंच गए। अब उसको एच टेम्परेचर कम करोगे तो वो कहाँ आ जाएगी, गैस का टेम्परेचर हो गया एच पे आ गया, ठीक है। तो एच पे आते ही क्या होगा बच्चों, वो जो गैस थी वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये एच वाला जो आइसोथर्म है ना, ये हमारा क्रिटिकल गैस आइसोथर्म है। तो एच पे जो पूरी गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो देखा आपने किस तरह से आपने गैस को डायरेक्ट बिना ट्रांजिशन फेज के ही डायरेक्ट गैस से आपने लिक्विड में चेंज कर लिया। कैसे, पहले जी तक पहुँचे कंप्रेस करते हुए 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसका टेम्परेचर लो कर दिया, तो जब वो आइसोथर्म वाले ग्राफ पॉइंट तक पहुंचेगी क्रिटिकल टेम्परेचर वाले, वहाँ पे उसको डायरेक्ट लिक्विड में बन जाएगी। और फिर देखा आपने सिंगल फेज मिल रही है आपको by lowering the temperature. As soon as we cross the point H on the critical isotherm, we get liquid. We end up with liquid, but in this series, the changes we do not pass through two-phase region. If process is carried out at the critical temperature, substance always remains in one phase. इसलिए तो हमने critical को temperature को आने ही नहीं दिया, हमने तो डायरेक्ट गैस से उसको लिक्विड में चेंज कर लिया। अब दस देर इज़ कंटिन्यूटी बिटवीन, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था ना उस टाइम, आराम से चेंज हो गई। Thus, there is a continuity between the gaseous and liquid state. The term fluid is used for either a liquid or a gas to recognize this continuity. Thus, a liquid can be viewed as a very dense gas. Liquid and gas can be distinguished only when the liquid is below its critical temperature and its pressure and volume lie under the dome. Since in that situation liquid and gas are in equilibrium and a surface separating the two phases is visible. In the absence of this surface, there is no fundamental way of distinguishing between two states. At critical temperature, liquid passes into gaseous state imperceptibly. मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैशियस स्टेट में बिल्कुल पता भी नहीं लगता, आपको कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है। कोई आपको सेपरेट नहीं कर पाते उन दोनों को। द सरफेस सेपरेटिंग टू फेजेस डिसअपियर। अ गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड इज कॉल्ड वेपर ऑफ द सब्सटेंस। कब, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, हम इसको वेपर बोलते हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स फॉर सम कॉमन सब्सटेंसेज आर गिवन इन 5.4। ये बच्चों अलग अलग गैसेस के लिए क्रिटिकल कॉन्स्टेंट दिए गए। क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल वॉल्यूम है। इतने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इतना उसका क्रिटिकल वॉल्यूम होता है उस समय जब वो लिक्विफाइड हो जाती है गैस, कोई भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और अमोनिया का। आपको कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट दिए गए हैं। देखा अमोनिया तो कितना इजीली लिक्विफाई हो रही है, 405.5 केल्विन पे ही लिक्विफाइड हो गई।
ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये।